दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की स्टैचू स्थापित होनी थी। इसके लिए बाकायदा हाई कोर्ट में ये प्रस्ताव पास हुआ कि वहां पर स्टैचू लगाया जाए। स्टैचू बन के तैयार भी हो गई, लेकिन जब उस स्टैचू को परिसर में लगाने की बात आई तो वहां पर हाईकोर्ट में कुछ मनुवादी ब्राह्मण वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान लिखा ही नहीं, इसको लिखने वाले तो बी.एन. राव। बी.एन. राव का मतलब है एक ब्राह्मण व्यक्ति थे। बाबा साहब ने तो मात्र 20% ही योगदान दिया है, 80% जो है वो बी.एन. राव ने संविधान लिखा। ये कितनी बेतुकी बात है, बहुत ही शर्म आती है ऐसे वकीलों पर जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को नहीं देखा, नहीं समझा। जब संविधान सभा बनी जिसमें 400 से ज्यादा जो है सदस्य थे और वो सभी उच्च वर्गीय थे, कोई भी निम्न वर्गीय सदस्य नहीं था। एक दो मुस्लिम सदस्य भी थे, तो एक पारसी सदस्य भी थे और कुछ जो है क्रिश्चियन सदस्य भी थे। 11 महिलाएं भी थी, ये सब उच्च वर्ग की थी। तो इन लोगों ने जब बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, यानी कि अध्यक्ष बनाया, और उनको 7 साथी और दिए गए कि वो उनको सहयोग करेंगे, लेकिन ये सातों के सातों जिनके ऊपर संविधान बनाने का दायित्व था, किसी न किसी कारण से वो इस प्रोसेस से अलग रहे। कोई विदेश चला गया, कोई बीमार हो गया, कोई अपने उद्योग धंधे में लग गया, कुछ और कारणों से जो है उन्होंने सहयोग नहीं दिया। अब संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पर आ गई। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17 दिन कठोर परिश्रम करके, यानी कि 24 घंटे में 20-20 घंटे, 22-22 घंटे काम करके इस संविधान की रचना की। उन्होंने ये संविधान बनाने के लिए अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के संविधानों की जो है पड़ताल की, उनको पढ़ा और उनमें से कुछ ऐसे तत्व लिए जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते थे। जो ये मनुवादी ब्राह्मण वकीलों का कहना है कि बी.एन. राव ने संविधान बनाया। अरे भाई, कैसे संविधान बनाया? क्या वो 400 से ज्यादा जो संविधान सभा के सदस्य थे वो मूर्ख थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मूर्ख थे? क्या राजेंद्र प्रसाद मूर्ख थे? राजेंद्र प्रसाद भी 12 टला थे, जवाहरलाल नेहरू भी 12 टला थे, और हमारे महात्मा गांधी जिनकी देख रेख में ये सब उनके सामने ही ये सब हुआ, वो हर एक चीज से बाकायदा परिचित थे और सब चीज का उनको संज्ञान दिया जाता था कि आज ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उनको सारी चीजें बताई जाती थी। तो ये सब पागल तो नहीं थे कि भाई अम्बेडकर को संविधान का रचयिता माने। जहां तक बी.एन. राव की बात है, तो बी.एन. राव भी पढ़े लिखे आदमी थे और उनको दिया गया कि वो एक मसौदा तैयार करके बी.आर. अम्बेडकर को दें। एक रफ आउटलाइन बनाई गई कि जिसके दायरे में रह करके संविधान बनना है। ये काम बी.एन. राव ने किया, लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और उसमें कोई मजदूर का काम कर रहे हैं, वो ईंटें दे रहे हैं और सीमेंट और रेत का जो है मिक्सचर दे रहे हैं।
तो उनको कहा जाए कि बिल्डिंग के रचयिता ये हैं, बिल्डिंग के बनाने वाले ये हैं, जबकि बिल्डिंग का बनाने का काम जो है इंजीनियर का होता है, जो एक सोच समझ के अनुसार, अपनी एक कल्पना के अनुसार उस बिल्डिंग को बनाता है, चाहे राजमिस्त्री हो या फिर क्या इंजीनियर हो, तो उसी को श्रेय दिया जाएगा कि ये जो है बिल्डिंग उसने बनाई। अब आप देख लीजिए कि दो मुल्कों में युद्ध होता है। युद्ध जो है सेना लड़ती है, सैनिक लड़ते हैं, लेकिन वो जो सैनिक लड़ते हैं तो इसकी स्ट्रेटजी बनाने वाले जो है कमांडर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं, जो ये तय करते हैं कि किस हिसाब से युद्ध लड़ा जाना है, और हार हो या जीत हो इसका श्रेय भी या उसका क्या कहते हैं एक उड़ाना भी जो है कमांडर को ही दिया जाता है कि भाई उनकी नीति रणनीति ऐसी गलत थी कि उनको हार हुई, उसकी रणनीति इतनी बढ़िया थी कि उसको जीत हुई। तो ये चीज कैसे ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो मनवादी ब्राह्मण वकील है, ये तो इसी तरह से है जैसे एक तरह से संविधान को हाईजैक करके अपने नाम से उसको प्रसारित करना, जैसा उन्होंने भविष्य इसमें भूतकाल में भी किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी इनके जो है गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण और वेद, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये बौद्ध धर्म से चुराई गई हैं। वहां से आइडिया लेकर के, वहां से तथ्यों को लेकर के, वहां से जो है प्लॉट्स को लेकर के इन्होंने इन सब ग्रंथों की रचना की है, वो भी की है मुसलमान काल में। मुसलमानों के वो लोग ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मणों ने मुस्लिम राजाओं के, मुस्लिम बादशाहों के तलवे चाटे और फिर वो मलाई काटते रहे। तो इसी तरह से जो ग्वालियर के जो मूर्ख, महामूर्ख ब्राह्मण वकील हैं, मनुस्मृतिवादी हैं, मनुवादी वकील हैं, तो ये भी एक ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं जैसा इन्होंने अपने इतिहास में किया कि भाई क्षत्रियों को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने एक किरदार रचा। वो किरदार क्या था? वो किरदार था जिसने अपनी माँ की हत्या अपने बाप के कहने से कर दी। उसको कहा गया कि उसने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, जबकि इतिहास में ये चीजें नहीं है। परशुराम एक काल्पनिक चरित्र है। इसी तरह से जो चाणक्य है वो भी एक काल्पनिक चरित्र है, जिसमें ये श्रेय जो है लेना चाहते हैं कि भाई हमने जो है मौर्यों को जो है विजय दिलाई, फिर उनका शासन कायम किया, नंद वंश जो है उनके खिलाफ जा करके। तो ये सब बातें घालमेल की गई है ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण इतिहासकारों के द्वारा। वही ये आज भी करना चाहते हैं, हकीकत को नजरअंदाज करके जो वास्तविकता है उसको नेपथ्य में लेकर के, पर्दे के पीछे लेकर के वो संविधान, भारतीय संविधान जो है उसके रचयिता का नाम हटा करके अपने एक ब्राह्मण BN राव का नाम जो है उसमें लगाना चाहते हैं। एक घटना जो है इतिहास की ये बताती है कि BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अपने काम में इतने लीन थे कि एक अंग्रेज जो लंदन से आया था इंडिया में ये देखने के लिए कि भाई इनके जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, तो आधी रात के बाद में जब वो महात्मा गांधी के
घर गया, आश्रम में गया, तो उनको बताया गया कि गांधी जी तो सो रहे हैं। फिर वो सरदार पटेल के घर गया, वहाँ पर भी पता चला वो सो रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के घर गए, वहाँ भी पता चला कि वो भी सो रहे हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं एक जो है भीमराव अम्बेडकर नाम का एक नया नया नेता जो है उभर रहा है, मैं उससे भी जाके मिलूं। तो जब वो उनके आवास पे गए तो उन्होंने देखा कि बत्तियां जली हुई है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर सोए नहीं बल्कि लोग जाग रहे हैं। तो उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, नौकर आया और उससे पूछा कि भाई मैं भीमराव अम्बेडकर से मिलना चाहता हूँ, क्या वो जाग रहे हैं? कहा हाँ जी वो जाग रहे हैं और अपने क्या कहते हैं अध्ययन कक्ष में है, अपनी लाइब्रेरी में है। तो वो क्या कहते हैं उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, 2 बज रहे हैं रात की और वो 2 बजे भी काम कर रहे हैं। वो वहाँ पर गए अध्ययन कक्ष में, लाइब्रेरी में, और जाकर के उन्होंने पहला सवाल यही किया, अम्बेडकर 2 बजे भी तुम जाग रहे हो, काम कर रहे हो, क्यों? तो अम्बेडकर जी का कहना था कि चूंकि मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जाग रहा हूं, और जिन नेताओं को आपने देखा कि वो सोए हुए हैं वो इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है। तो ये बताता है कि ये हमारे B.R. अम्बेडकर साहब कितने कर्मठ थे, कितने जो है अपने दायित्व को निभाने के लिए कितने कटिबद्ध थे। ये भी ज्ञात हुआ है कि जिस समय वो संविधान की रचना कर रहे थे तो उनके एक दाएं पैर में सर्वाइकल पेन होता था। सर्वाइकल पेन वो इतना भयानक होता था कि वो ना तो खड़े रह सकते थे ना बैठ सकते थे, बहुत तकलीफ उनको झेलनी पड़ती थी। तो उसके बावजूद उन्होंने संविधान रचने के अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा और वो उन्होंने बखूबी निभाया। इसकी प्रशंसा 400 से अधिक जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कर्तव्य ध्वनि से स्वागत किया B.R. अम्बेडकर का, और उनको बताया कि आप ही इस संविधान के रचयिता हैं। हालांकि उनको तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है कि वो जो भी कुछ लिखते थे, ड्राफ्ट करते थे, वो संविधान सभा में जाता था, वहां पर बहस होती थी कि भाई ये जो अम्बेडकर साहब ने लिखा है ये क्या सही है हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो जितने भी पढ़े लिखे, सब लगभग पढ़े लिखे लोग थे, कोई भी गंवार या अनपढ़ नहीं था, उनमें बहस होती थी। और बहस के अंत में जब बाबा साहब अपने लिखे हुए मसौदे को के लिए बोलते थे तो वो इतना अकाट्य तर्क रखते थे कि सब मान जाते थे कि आपने जो किया वो ठीक है। तो हर एक चीज, जितने भी जो संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में जितने भी क्या कहते हैं उप आर्टिकल्स हैं या उनके अनेक्जर्स हैं, हर एक चीज संविधान सभा में गई, संविधान सभा में बहस हुई और संविधान सभा में पारित होने के बाद ही वो एक संवैधानिक रूप के रूप में, किताब के रूप में सामने आई। तो इतना सब कुछ होते हुए भी ग्वालियर के मूर्ख पंडित, महामूर्ख पंडित, जैसे कहा जाए कालिदास महामूर्ख था, लेकिन अपनी पत्नी के ताने से आकर के उसने जो है संस्कृत के ग्रंथ लिख दिए। लेकिन ये तो जो चीज बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह स्पष्ट दिखाई दे रही है उसको नकार रहे हैं। अब ये जब इस तरह से ये जो है अपना दावा रख रहे हैं तो इसे ये समझा जा सकता है कि ये वहाँ पर हाई कोर्ट में केस कैसे लड़ते होंगे, अपने जो है क्लाइंट का पक्ष कैसे रखते होंगे। तो
ये जो है बहुत ही दुखद है ये बात कि भाई ग्वालियर के कुछ ऐसे वकील जो दिग्भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित यानी कि दिन में भी जिनको भ्रम हो, जो अपना रास्ता न ढूंढ सके, उन्हें दिग्भ्रमित कहा जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित जो वकील हैं वो बाबा साहब की स्टैच्यू लगाने से मना कर रहे हैं। ये तो तब है जबकि विश्व के अनेकों देशों में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ देखो वहाँ, इटली में, कहाँ नहीं है। तो वो लोग सब मूर्ख हैं जो क्या कहते हैं बाबा साहब की स्टैचू लगाया है, उनकी बस्ट लगाया है, और जो विरोध करने वाले महामूर्ख पंडित ये क्या ज्ञानी है? तो इस पर विचार करने की जरूरत है। हमें एक और बात देखनी चाहिए कि जब बाबा साहब के ऊपर इस तरह का हमला हो रहा है कुछ ब्राह्मणों के द्वारा, तो हमारे जो समाज के लोग हैं, SC ST OBC के जो नेता लोग हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? वो क्यों नहीं बाबा साहब के बारे में पक्ष रख रहे हैं? क्या उनको इल्म नहीं है? क्या सिर्फ जय भीम तक ही वो सीमित है? क्या उन्होंने बाबा साहब का जीवन नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने जो संविधान की जैसे उन्होंने रचना की, तो क्या उसकी उनको जानकारी नहीं है? सिर्फ हवा में उड़ते हुए नेता हैं हमारे SC ST OBC के। इतने लोग होते हुए भी किसी भी नेता ने इन पंडितों का, इन ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? उनको क्या डर है? क्यों उन्होंने विरोध नहीं किया? ये एक ज्वलंत प्रश्न है। तो इस पर समाज के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे जो नेतागण हैं, क्या वो भी ढपोर संघ हैं? ढपोर संघ किसको बोलते हैं? एक ऐसा संघ जो आवाज नहीं देता है, भर भर करता है, तो उसको ढपोर संघ कहते हैं। तो क्या ऐसे ही हैं? इस पर विचार करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।